Hello everyone. Today we will start with the part 3 of metals and non-metals. Part 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि वेदर इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल। और पार्ट 2 में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली मेटल्स। यहाँ हमने सारे रिएक्शन पढ़ लिए थे जो मेटल एक एसिड के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ करता है, राइट? सो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्ट इन द सेंस कि अगर आप देखोगे सोडियम मेटल लेटेस्ट से, राइट, तो सोडियम मेटल आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारा सोडियम पड़ा हुआ है और आप वहाँ से सोडियम ले रहे हो, राइट? यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स ओर। नाउ लेट अस सी कि हमारे पास और क्या होता है, हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं एक्सट्रैक्शन का। क्या सारे मेटल्स एक ही प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सब हम आज के पार्ट में यानी कि आज के सेशन में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो नेचुरली कैसे पाए जाते हैं, राइट? तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दो टर्म्स पे फोकस करना है, दैट इज मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। रिमेंबर कि मिनरल्स और ओर्स में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, बट दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है, राइट? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम लोगे, ठीक है, तो सोडियम का मिनरल क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, ठीक है? या फिर सोडियम किसी और भी मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या मर्करी किसी और मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में है ऑलरेडी, दे आर नॉट मैन मेड, रादर दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरली, दे आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है? अब कुछ जगह क्या होता है ना कि जो मिनरल्स होते हैं वो एक मेटल में बहुत ज्यादा परसेंटेज लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मान लो एक मिनरल लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सम मेटल है, हाई परसेंटेज ऑफ सम मेटल इज देयर, तो अब वो क्या कहलाएगा? ओर। अब वो क्या कहलाएगा? ओर। यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें से मैं अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ प्रॉफिटेबली, मतलब ज्यादा खर्चे के साथ नहीं, प्रॉफिटेबली, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ओर्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मिनरल एंड अ ओर। ओर क्या होगा कि जहां से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली, ठीक है? हर मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, रादर जो मिनरल्स और होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मेटल उसी से आप मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो हम लोगों ने पढ़ी थी। सो बेसिकली दिस वाज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, एंड देन लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? प्लैटिनम भी आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये सारे जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद ये बीच वाले आपके आ जाते हैं जिंक, आयरन, टिन, और जो लीस्ट रिएक्टिव आते हैं वो आते हैं आपके मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव है या फिर वो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाइक कर रहे हैं, हम लोग और से मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे पास मीडियोकर्स हैं उनको हम कार्बन रिडक्शन से करते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं उन्हें हम एज इट इज़ हीट कर देते हैं डायरेक्टली एयर में। तो इस वजह से या फिर इस प्रोसेस से आप कह सकते हो कि हम लोग कैसे कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी, ठीक है? तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड आउट नहीं होते हैं, while in case of least reactive metals they are generally found out in free state, क्योंकि वो जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करते। So these are some metals and their ores. So aluminium का आप अगर ले लो तो बॉक्साइट, कॉपर का अगर आप ले लो तो कैल्कोपायराइट, आयरन का आप ले लो हेमेटाइट, आयरन का एक और ओर होता है दैट इज मैग्नेटाइट, और लेड का आप ले लो गैलन, राइट? ऐसे ही आप मर्करी का लोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं सिनाबार, सिनाबार।
आप चाहो तो इसके केमिकल फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हो, अदरवाइज आपके ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा ये चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी चैप्टर्स में आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, राइट। So bauxite has the chemical formula as Al2O3.X H2O. Chalcopyrite, that is copper iron sulfide, will have CuFeS2. Iron oxide Fe2O3. Triferrum tetraoxide, that is Fe3O4. And lead sulfide, that is PbS. अब बारी आती है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे प्योर मेटल्स को उनके ओर्स से, मतलब कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, ओर, ठीक है। पहले हमने ओर लिया, उसको कॉन्सेंट्रेट करा, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए आपको कि डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन आर टू डिफरेंट एंड ऑपोजिट टर्म्स। डाइल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी ऐड करे जा रहे हैं, कीपिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो, कीपिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम, कीपिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो घरों में पानी उबालते हो, ठीक है, उसमें मैंने चीनी डाल दी, तो जैसे जैसे मैं चीनी का अमाउंट ऐड करती जाऊंगी तो जो मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है दैट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मुझे चीनी का टेस्ट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाएगा। सो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले हम ओर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वो मेटल्स में और ज़्यादा क्या हो जाए, रिच हो जाए। अब 3 प्रोसेसेस आते हैं बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी। तो अगर हाई रिएक्टिविटी है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो करेंगे ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जनरली या तो कार्बोनेट ओर की प्रेजेंट में होते हैं या फिर सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट ओर है तो हम लोग करेंगे कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर है तो हम लोग करेंगे रोस्टिंग। और हम लोग डिटेल में करेंगे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बेसिकली जो होती है वो प्रोसेसेस क्या होते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद हम ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगी हमें, फिर हम उसकी रिडक्शन करेंगे और उसके बाद लास्ट में प्योरिफिकेशन करेंगे मेटल की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो जनरली सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी हम रोस्टिंग करते हैं ताकि हमें मेटल मिल जाए और बाद में एंड में करते हैं हम लोग रिफाइनिंग। अब देखो यहाँ से जो मेटल्स मिल रहे हैं हमें एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। तो उन इम्प्योरिटीज से भी फ्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दैट वी विल बी डूइंग इन टुडेज सेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हाई रिएक्टिविटी वाले इलेक्ट्रोलिसिस, मीडियम रिएक्टिविटी वाले अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड है तो रोस्टिंग, इससे आपको मिल जाएगा ऑक्साइड। ऑक्साइड की आप रिडक्शन कर दो और फिर प्यूरिफिकेशन कर दो मेटल की। लो रिएक्टिविटी वाले हमारे पास सल्फाइड ओर होते हैं, उनकी रोस्टिंग करो, मेटल मिलेगा, उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसकी रिफाइनिंग कर दोगे। सो दिस टेबल यू हैव टू लर्न। अगर आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका चैप्टर का कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स वगैरह, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिस टेबल इज द मेन इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू हैव टू लर्न और अंडरस्टैंड बेसिकली। अब देखो, ओर्स जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे नहीं है कि साफ सुथरे ओर्स मिल जाएंगे आपको, राइट। तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में से निकले तो मान लो सॉइल चिपका हुआ होगा, सैंड चिपका हुआ होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। इसे हम क्यों क्या बोलेंगे, गैंग पार्टिकल्स। अब इन गैंग पार्टिकल्स को मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले हमें रिमूव करना पड़ता है, और हमारे पास वेरियस फिजिकल मेथड्स होते हैं इसे रिमूव करने के, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द टाइप ऑफ ओर। फिजिकल मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, या फिर आप ले सकते हो फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ऐसे करके कुछ मेथड है जो आप 12th में जाके इन डिटेल पढ़ोगे कि ये हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, इनमें हमारे पास कैसे कैसे इम्प्योरिटीज जो होती है वो रिमूव होती है, और यही मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ओर, ठीक है। तो ये गैंग पार्टिकल्स कुछ आप फिजिकल मेथड या फिर केमिकल मेथड से भी रिमूव कर सकते हो।
अब हमने इम्प्योरिटीज रिमूव कर ली, अब हमें करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम लोगों को करना है जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्करी हो गया, कॉपर हो गया, जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है हमारे पास, तो वो हमने पढ़ा था। वो जनरली किस में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास HgS हो गया, कॉपर 2s हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं सिनाबार। मर्करी के सल्फाइड ओर को बोलते हैं हम लोग क्या, सिनाबार। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सल्फाइड ओर होते हैं बेसिकली हम लोग उसे हीट करते हैं, हीट या फिर आप बोल दोगे रोस्टिंग करते हैं उसकी। ठीक है, और उसके बाद हमें मिलता है क्या, ऑक्साइड, ऑक्साइड। और ऑक्साइड को अगर आप और हीट करोगे तो हमें मिल जाएगा आपका मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस है, जैसे मर्करी का सल्फाइड है, आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। ठीक है, तो हमें मिलेगा ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी। अब इस ऑक्साइड को अगर आप और हीट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस हमारे पास बाहर आ जाएगी। कॉपर सल्फाइड का भी सेम है, आप रोस्टिंग करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसके बाद ऑक्साइड को आप और हीट करोगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर। ठीक है, तो ये दो आपके प्रोसेसेस थे कि कैसे आप मेटल्स को जो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है उसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। आई विल अगेन रिपीट, वो सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, आप उसकी रोस्टिंग करोगे यानी कि आप उसे हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड को अगर आप और हीट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ले लिया जिंक, तो हमें पता है मिडिल वाले हमारे पास दो टाइप के ओर में प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास कार्बोनेट के ओर में प्रेजेंट और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है तो आप फॉलो करोगे कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तो आप फॉलो करोगे रोस्टिंग। ठीक है, अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग में हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, कैल्सिनेशन में एयर की प्रेजेंस में आप हीट नहीं करोगे, राइट, आप इसे डायरेक्टली हीट करोगे। तो यहाँ पे देखो जैसे रोस्टिंग में मैंने ले लिया जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, तो अगर कार्बोनेट है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग से भी हमारे पास ऑक्साइड ही मिलेगी, बट डिफरेंस हमारे पास ये है कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ये मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अब हमें मिल गई है ऑक्साइड, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें मिल गई है ऑक्साइड, जिसकी हमें रिडक्शन करके क्या चाहिए, अपना मेटल, रिडक्शन करके हमें अपना मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखो हमने ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट किया, सल्फाइड और कार्बोनेट में भी तो कर सकते थे, क्योंकि ऑक्साइड से बेसिकली रिडक्शन करना ज्यादा इजी है देन दैट ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट्स। अब देखो यहाँ पे एक बार आपकी ऑक्साइड फॉर्म हो गई, अब आपको करनी है क्या, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे करोगे, या तो आप कार्बन ले लो, कोक जो होता है हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन की एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए देन दैट ऑफ जिंक, तो कार्बन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच के जिंक को सॉलिड फॉर्म में छोड़ देगा। या फिर आप इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हो, रिडक्शन के लिए बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हो। तो ये मान लो मेरा मेटल है और मेरी ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है, अगर मैं उसे ऐसे मेटल से ट्रीट करूंगी जो इस वाले मेटल जिसका ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इसको इसके कंपाउंड से, तो बचेगा क्या, मैंगनीज प्लस Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ मैंगनीज, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ मैंगनीज, और मैंगनीज को छोड़ देगा लिक्विड फॉर्म में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये हीट का सिग्निफिकेंस क्या है और लिक्विड में ही क्यों ऑब्टेन हो रहा है। सिमिलरली Fe2O3 अगर आप लोगे, आयरन का जो ऑक्साइड है, आप उसे एल्यूमिनियम से ट्रीट करो, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन,
ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आयरन इन लिक्विड फॉर्म प्लस Al2O3 प्लस हीट। अब ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट विद अ हायर रिएक्टिव मेटल, ये इतने ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व करते हैं कि जो हमारे पास मेटल फॉर्म होता है वो लिक्विड स्टेट में फॉर्म होगा। ठीक है, वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट, रादर लिक्विड स्टेट नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे मोल्टन स्टेट टू बी मोर करेक्ट, मोल्टन स्टेट में फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स जो हमारे पास मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, हम उनसे कैसे डील करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि या तो वो सल्फाइड में प्रेजेंट होगा या कार्बोनेट के में प्रेजेंट होगा। कार्बोनेट में है तो कैल्सिनेशन कर दो, सल्फाइड में है तो रोस्टिंग कर दो, दोनों चीज हमें ऑक्साइड देंगे। अब हम ऑक्साइड को या तो कार्बन से ट्रीट करें या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ट्रीट करें तो हमारे पास हमारा मेटल ऑब्टेन हो जाएगा फ्रॉम इट्स ओर। अब आते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे हमारे पास क्या है कि टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होते। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है कि इट्स कन्वर्जन of electrical energy into chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे व्हेन यू विल कम टू क्लास 12th इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। अभी के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये जनरली हमारे पास सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो अब NaCl में से अगर मुझे क्या चाहिए, सोडियम चाहिए। NaCl में मुझे पता है Na प्लस में प्रेजेंट होता है और Cl नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिडक्शन करवा दूं, मतलब अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, अब यहाँ पे एक और फिनोमेना जो है या फिर एक और डेफिनेशन जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज ऑयल रिग। ऑयल रिग, सो ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप याद रख सकते हो रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज। तो सोडियम प्लस को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो मुझे सोडियम सॉलिड दे देगा, और Cl नेगेटिव में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं तो वो मेरे पास क्लोरीन गैस दे देगी। तो यही प्रोसेस होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में कि ये जो ऑक्सीडेशन, जब Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होती है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड बना लेगा। मतलब यहाँ पे Na प्लस की हो गई रिडक्शन और Cl नेगेटिव की हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स विच आर एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब नेक्स्ट चलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम लोगों ने मेटल्स तो ऑब्टेन कर लिए, ठीक है, लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले भी, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज वाले भी, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वाले भी। अब हमें करनी है उसकी रिफाइनिंग, मतलब हमें थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज बची है हमें वो हटानी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब ये देखो कैसे करते हैं, एक सेटअप बनाएंगे जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं मेटल रॉड्स, कैथोड और एनोड। इन दो रॉड्स होती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमनली इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सो बिकॉज कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब मुझे लेना है कि कैथोड और एनोड है क्या और उस पर मैं लूंगी क्या। तो एनोड पे हम लोग लेते हैं इम्प्योर मेटल, जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है हम लोग वो लेंगे एनोड पे।
और कैथोड पे हम लोग थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ प्योर मेटल ले लेंगे, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो कि उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉपर प्योरीफाई करना है तो मैं एनोड पे रखूंगी इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे रखूंगी प्योर कॉपर, और जो सॉल्यूशन रखूंगी, इलेक्ट्रोलाइट रखूंगी, वो ले सकती हूँ कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, जो भी मेरे पास अच्छे से काम करे, मतलब उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना होता है। अब इसकी वर्किंग देखो क्या होती है। वर्किंग ये होती है हमारे पास, जैसे एनोड है, एनोड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, इम्प्योर मेटल प्रेजेंट था, इम्प्योर मेटल प्रेजेंट था एनोड पे। अब क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो इम्प्योर मेटल है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉपर जो है ये इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरे पास कॉपर निकला था, लेट अस से मैंने कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज जो है वो ली थी, जो मेरे पास एनोड से आ रही है, तो इसमें से जो कॉपर था, जो प्योर कॉपर है, वो तो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो या तो सॉल्युबलाइज हो जाएंगी इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर अगर सॉल्युबल नहीं है तो साइड में इकट्ठा हो जाएंगी, एंड दैट इज नोन एज एनोड मड। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इम्प्योरिटीज को और अपने मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि एनोड पे हम लोग इम्प्योर लेते हैं, इम्प्योर थोड़ा सा सॉल्यूशन में जाता है, तो इम्प्योर में से जो प्योर कॉपर होता है वो तो कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड मड, राइट। सो दिस इज द बेसिक होल प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि कैसे हम इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो निकाल सकते हैं फ्रॉम द मेटल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कोरोजन, जो कि हम चैप्टर 1 में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फटाफट से आइडिया रिवाइंड कर लेते हैं थ्रू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी ये है कि हमारे पास आयरन नेल्स है लेट अस से, राइट। तो आयरन नेल्स को पहले मैंने क्या करा कि एयर की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में रखा, तो मैंने देखा कि वो रस्ट हो गई। लेकिन अब मैंने क्या किया कि लेयर ऑफ ऑयल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आयरन नेल्स हैं इन्हें वाटर तो मिल रहा है लेकिन एयर नहीं मिल रहा, तो मैंने देखा कि ये नहीं हो रही है रस्ट। सिमिलरली मैंने क्या करा, वाटर नहीं रखा, सिर्फ ड्राई एयर कर दी, तो भी मैंने देखा कि रस्टिंग नहीं हो रही है। मतलब रस्टिंग के लिए बेसिकली हमारे पास दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एयर भी होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और मॉइस्चर दैट इज वाटर भी होना चाहिए, तभी आपकी कोरोजन पॉसिबल है, या तभी आपकी रस्टिंग पॉसिबल है। अगर इन दोनों में से एक भी एलिमेंट आपका मिसिंग है तो रस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हम लोगों ने इसलिए डाला है कि जो हम एयर ले रहे हैं उसमें वाटर वेपर्स तो होते ही हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करते हैं, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसमें से वाटर के जो वेपर्स हैं उनको सोक कर लेता है, ताकि हमारे पास सिर्फ ड्राई एयर लेफ्ट हो, राइट। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये भी हम लोग कर चुके हैं अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में, फिर भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं आइडिया। गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग को बोलते हैं, ग्रीस कर सकते हो आप, पेंट कर सकते हो, या फिर एलॉय बना सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एलॉय बना सकते हैं। एलॉय बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं और कौन कौन से एलॉयज हमारे पास पॉसिबल है, कौन कौन से एलॉयज हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉय, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो, अलॉयज होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ या तो मेटल मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल, उसी को हम लोग बोल देते हैं अलॉयज। अब हमें मिक्सचर बनाने की जरूरत क्या है, देखो जैसे हम लोग आयरन लेते हैं, प्योर आयरन लो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आयरन इज नोन फॉर इट्स हार्डनेस बेसिकली। तो जब आप हार्ड आयरन देखते हो ना, उसमें हमारे पास कार्बन हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, एक एलॉय बनाते हैं आयरन और कार्बन का, ताकि उसमें स्टिफनेस आ जाए, उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाए, और उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के बाद हम लोग आयरन को यूज करते हैं।
सिमिलरली जैसे आप स्टेनलेस स्टील देखते हो, अगर आप सिर्फ आयरन यूज करोगे तो उसमें रस्टिंग भी हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाता है। तो आयरन में अगर आप निकल और क्रोमियम ऐड कर दोगे तो बनता है हमारे पास स्टेनलेस स्टील विच इज ऑल्सो एन एलॉय, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं बेसिकली बर्तन, वो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होते हैं। अब अगर अलॉयज जो फॉर्म कर रहे हैं मेटल्स, उसमें से एक मेटल मर्करी है तो हम लोग उसे बोलते हैं अमेलगैम। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक और Hg का बना दिया तो जिंक अमेलगैम, कॉपर और मर्करी का बना दिया तो कॉपर अमेलगैम, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये तीन आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि ब्रास की कॉम्पोजिशन क्या है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज किससे बनता है, कॉपर और टिन। और लेड और टिन हमारे पास बनाता है क्या, सोल्डर, जो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, यूज टू ज्वाइन इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलॉयज किस किस मेटल या फिर किस किस नॉन मेटल से बने हुए हैं। एंड वाई एलॉयज आर मेड, एलॉयज इसलिए हमारे पास बनते हैं ताकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या फिर नॉन मेटल जो है हम उनको इम्प्रूव कर पाए, ताकि हम उसे डेली टू डेली बेसिस में यूज कर सकें। नाउ लेट अस कम ऑन टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग पीछे की एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे फटाफट से। आई विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, बाकी आपको खुद आंसर लिखना आना चाहिए। और एक टिप, देखो जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ रहे हो तो केमिस्ट्री में मेक श्योर कि अगर आप उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो या फिर उसकी कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन जरूर देना। इट गिव्स यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट। एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब ये नहीं है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। लेकिन जैसे वो रिएक्शन देखता है एग्जामिनर बेसिकली, या जो आपका शीट चेकर होता है, पेपर चेकर होता है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ बच्चे को ये सब आता है, राइट। तो या तो आप इक्वेशन या फिर एग्जाम्पल जरूर देना जब भी आप आंसर लिखोगे, राइट। सो हम लोग फटाफट से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई मेटल का सॉल्ट है लेट अस से, और मैं उसे एक दूसरे मेटल M2 से ट्रीट कर रही हूँ, ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब M2 मेरा ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, M1 से। तो दिस इज द बेसिस फॉर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखोगे कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। एल्यूमिनियम भी कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। सिल्वर भी कम रिएक्टिव है आयरन से, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। बट if you will see here that copper is more reactive than silver, तो आपका ये वाला रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल होगा। So answer for question number 1 is D. Now you next come on to which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting. रस्टिंग से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अब देखो फ्राइंग पैन है, आपको खाना है उसमें खाना, राइट, पकाना है उसमें खाना, तो आप ग्रीस तो नहीं लगा सकते, पेंट भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपके खाने में जाएगा। तो अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक ये आप कर सकते हो क्योंकि जिंक हमारे पास बेसिकली नॉन रिएक्टिव होता है। तो सी ऑप्शन इज द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 says that an element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो हमें पता है कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ आपका देगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, राइट। तो और ये कंपाउंड हमारे पास सॉल्युबल भी होता है किसमें, वाटर में। सॉल्युबल भी होगा वाटर में बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आप देख रहे हो आपको कैसे डॉट्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक. Option A says zinc is costlier than tin. Zinc has a higher melting point than tin. Zinc is more reactive than tin. Zinc is less reactive than tin. So आंसर आपका आता है डी, क्योंकि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है टिन से, इसलिए हम लोग फूड कैन्स को जिंक से करते हैं रादर देन दैट ऑफ टिन। क्योंकि अगर टिन से करा तो वो तो बाहर के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके कोरोडी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जिंक हमारे पास कम रिएक्टिव है, इस वजह से हम लोग फूड कैन्स को जिंक से कोट करते हैं।
Now next question is very much interesting. You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How will you distinguish between sample of metals and non-metals? तो hammer से आप देखोगे कि मान लो कंपाउंड X दिया है आपको, तो अगर वो मेलिएबल है, मतलब वो हैमर मारने से शीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज अ मेटल। और अगर आप देखोगे कि वो टूट गया है, शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब वो क्या है, नॉन मेटल। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो कि बैटरी लगाओ, ये आपको सेटअप भी बना के दिखा देते हैं। जैसे बैटरी यूज करी मैंने लेटेस्ट से, यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, समथिंग लाइक दिस, बल्ब लगा दिया। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट से स्विच लगा दिया, और यहाँ पे मैंने आपका लगा दिया जो भी मेरे पास सब्सटेंस है, ठीक है। अगर मैं स्विच ऑन करती हूँ और ये बल्ब जल रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये मेटल कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होगा, मेटल। और जहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, वो हो जाएगा आपका नॉन मेटल। Second says assess the usefulness of these tests and distinguish between metals and non-metals. तो यूजफुलनेस ये है कि आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड यूज नहीं करना पड़ रहा, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही या फिर सिंपल मेथड से ही पता लगा सकते हो कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। नाउ नेक्स्ट इज नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, वो डिस्प्लेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन कुछ भी ले लो, राइट। एंड जो हाइड्रोजन के नीचे लाई करेंगे, जो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मर्करी, वो हमारे पास डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। Now next question says, in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एनोड पे हम लोग लेते हैं इम्प्योर मेटल M, इम्प्योर M। कैथोड पे हम लोग क्या लेंगे, प्योर मेटल, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेंगे कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ M, salt solution of M which is able to conduct electricity, ठीक है। Next, Pratyush took sulfur powder on spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure below. तो यहाँ पे देखो, इसने सल्फर पाउडर लिया और एक इन्वर्टेड ट्यूब, ताकि हमारे पास गैस है यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, राइट। What will be the action of gas on dry litmus paper? तो सबसे पहले तो देखो रिएक्शन क्या होगा कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू व्हाट, SO2 गैस, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आप मॉइस्ट लिटमस पेपर पे देखोगे, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर में हमें पता है कि जो मेटल नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, वो होती है हमारे पास एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक जो होते हैं वो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। तो हमारे पास ये रिएक्शन होगा कि वो लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देगा, राइट। और बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि सल्फर प्लस O2 विल गिव यू SO2 गैस। Now next question says that what type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? तो ये हमने already देख लिया है, S plus O2 gives SO2 अगर आप ले रहे हो, या नाइट्रोजन की ऑक्साइड ले रहे हो कोई भी, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। Now question says give reason. First statement is platinum, gold and silver are used to make jewelry. तो वो ज्वेलरी बनाने के लिए किस लिए यूज होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, तो उन्हें शेप देना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सेकेंड से सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे रिएक्ट विग्रसली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर हम इन्हें केरोसिन ऑयल के अंडर रखते हैं।
C says aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. Now this is very important and very interesting question. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ये हमें पता है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आता है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो थोड़े से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है Al2O3, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर, और उसके बाद ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज से, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ दिस पैसिव फिल्म वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि कार्बोनेट और सल्फाइड से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नॉट इजी, लेकिन ऑक्साइड से हम लोग रिडक्शन करके या डिस्प्लेसमेंट करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को ईजियर बना सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं पहले कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से करेंगे और सल्फाइड ओर को कैसे करेंगे हम लोग? रोस्टिंग से। Now the question says you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning of the vessels. तो कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बेसिकली कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जो कि ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर का जो लेयर होता है वो कॉपर के ऊपर आ जाता है। तो क्योंकि ये जो लेमन है, लेमन हो गया, टैमरिन जूस हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिकली सार इन नेचर होते हैं। तो ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर बनती है उसे डिसॉल्व कर लेते हैं, उसे डिसॉल्व कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्लीनिंग ऑफ वेसल्स में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल आपके ये जो डिश वॉशर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, एड्स आती है ना कि क्या आपके डिश वॉशर में नींबू है, ये है, वो है, तो यही आपकी बेसिकली वो होती है कि जितना आपका सार सब्सटेंस होगा तो वो इफेक्टिव क्लीनिंग ऑफ वेसल्स के लिए यूज होता है जितना ज़्यादा। इसलिए हम लोग बेसिकली जो है हमारे डिश वॉशर्स में लेमन की ड्रॉप्स जो होती हैं वो अब ज़्यादा ऐड होने लग गई हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक रीज़न। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसकी लेयर जो होती है हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेमन और टैमरिंड जूस। The question says, a man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. Bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ये जो बेसिकली काम है ये 2013-14 में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। लोग आते थे, बोलते थे कि हम आपका सोना चमका देंगे, चांदी चमका देंगे एंड ऑल। और ऐसी जो लेडीज़ होती हैं घर में वो बेसिकली अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो गए या फिर गोल्ड की मूर्तियाँ वगैरह कुछ भी अगर आपके घर में रखा है तो वो दे रही थी, राइट। तो जब वो बेसिकली साफ करके मिलता है तो उन्होंने देखा कि उसका थोड़ा वेट लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है कि बेसिकली हुआ क्या था, उसने कौन सा सोल्यूशन यूज किया था गोल्डस्मिथ ने, जो कि मतलब अपने आप को गोल्डस्मिथ बता रहा था नहीं। तो एक्चुअली में उसने एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करा आपका क्या सोना, तो उससे क्या होगा, जो भी आपका गोल्ड था उस एक्वा रीजिया में हो गया डिसॉल्व, जिसको वो लेटर ऑन एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने आप, और आपके ऑर्नामेंट में से सारा गोल्ड इज ट्रांसफर टू दैट सॉल्यूशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। तो देखो स्टील को अगर हम लेंगे, बेसिकली स्टील में क्या होता है, हमारे पास आयरन होता है, ठीक है। तो आयरन जो होगा अगर हम हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करता है कि रिएक्ट करके हमारे पास आयरन की ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3। ये हम लोगों ने पूरा रिएक्शन पढ़ा था, जो कि आपको लिखना भी है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। कॉपर जो होता है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, ना तो हॉट वाटर से, ना कोल्ड वाटर से, ना स्टीम से। तो इस वजह से हम लोग हॉट वाटर टैंक्स को बनाने के लिए कॉपर यूज करते हैं, आयरन यूज नहीं करते, बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर और स्टीम टू फॉर्म आयरन
ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस खत्म, आपका चैप्टर भी यहीं पर ही खत्म होता है। नाउ द थिंग यू नीड टू डू इज टू रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। किसी और टेक्स्ट बुक को रीड करने से अच्छा आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ कुछ नॉलेज मिलेगी जो आपकी, देखो ऐसे कहते हैं कि 10th और 12th जो होती है वो ज़्यादा रिलेटेड होती है और 9th और 11th जो होती है वो ज़्यादा रिलेटेड होती है। तो जो अभी आप 10th में पढ़ रहे हो उसका थोड़ा एग्जैजरेटेड पार्ट आपको 12th में मिलेगा। तो 10th का आप अच्छे से पढ़ के बेसिक क्लियर करो ताकि आपको 12th में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।